हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। 12th के भी बच्चे कनेक्ट हो गए मेरे साथ? 12th और रिपीटर बैच, 12th और 12th ड्रॉपर बैच है बच्चों? यस मैम। गुड गुड गुड, ठीक है। और 11th के भी बच्चे प्रेजेंट हैं? यस मैम। गुड। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 11th का। इसके अंदर बिकॉज अभी काफी टाइम हो चुका है तो 11th के बच्चों को भी थोड़े बहुत टर्म्स याद होंगे कि इसके अंदर मोल्स स्टडी किए थे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मोलैरिटी, मोलालिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जनरली बच्चे अटकते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालना समझ में नहीं आ रहा है। इक्वेशन को बैलेंस करना, उसके बेसिस पर कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओके। सो विल स्टार्ट विद एकदम बेसिक वाला, ये आपको आता ही है ऑलरेडी, आई नो ऑल ऑफ यू नो दिस, बट एक बार जस्ट क्विक रिवीजन इंश्योर करने के लिए कि आपकी इस वाले टॉपिक गड़बड़ ना हो, कि इसमें आपके कोई भी आंसर्स रॉन्ग ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे पहले तो ये वाली बात, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, कोई भी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जैसे कितने भी हमारे 100, 110, 120 जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं या फिर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह करके एग्जिस्ट करते हैं। अब जनरली जो मेटल्स होते हैं, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो फ्री एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर लेते हैं, मतलब उनका एटम भी जो है फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ठीक है, गोल्ड, बेरिलियम, कॉपर, आयरन, तो ये सारे मेटल्स हैं। तो ये एटॉमिक स्टेट में भी एग्जिस्ट कर लेते हैं। एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे तब उसके अंदर आप सिंपली Li लिख सकते हो, सिर्फ Na या सिर्फ Mg लिख सकते हो, उसके अंदर आपका करेक्ट होगा, वो गड़बड़ नहीं होगा। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वाले मेटल्स हैं? जिनके मोस्टली, नॉट ऑलवेज, बट जिनके एंड में ईएम आ रहा होता है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कॉपर का क्यूप्रम, आयरन का फेरम, है ना, टिन का स्टैनम। तो जनरली वो सारे मेटल्स होते हैं। एंड मेटल्स अपना मस्त एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर लेते हैं कि कभी भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे उसका, तो आपको सिर्फ के लिखोगे तो काम चल जाएगा, सिर्फ Na या सिर्फ Mg लिखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सब ना एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं बच्चों, आपको आई एम प्रेटी श्योर आपको ये पूरा का पूरा आता ही है, बस एक क्विक रिवीजन हो जाए जिससे कि फिर हम अपने मेन कॉन्सेप्ट में चले। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे तो उसमें आप लोग मिस्टेक ना करें, आपका आंसर करेक्ट आ जाए। ठीक है, जब मैं बच्चों बात कर रही हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया H2, तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ऐसे ही ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जो है उसमें 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये वाली बात सबको क्लियर है? जब मैंने हाँ बच्चे, कोई कुछ कह रहा है बेटा? आप लोग मुझसे बात कर रहे हो? कौन बच्चा बोल रहा है कि आपस में बात कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसे ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, तो अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम्स है। तो जैसे हाइड्रोजन है ये इंडिपेंडेंटली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कि इसका एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है।
तो ये मॉलिक्यूल बनाकर ही एग्जिस्ट कर पाता है, तभी वो स्टेबल होता है। ये एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, आप सबको आता होगा, ये वाली चीज हमने बस रिवाइज करी है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करवाऊंगी, मैं बोलूंगी कि बेटा 10, अगर मैं बोलूंगी कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर आपको बताना है कि उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। तो आपको वो वाले चीज के क्वेश्चन दूंगी, इसलिए बस मैं ये क्विक रिवीजन करवाई थी। ठीक है, अब हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये वाले चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई? एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन करके, उन्होंने 1800s में, ठीक है 1806 आई थिंक, तब इतना 200-250 साल पहले उन्होंने जो है डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उस टाइम में जो, उस समय में जो उनकी नॉलेज थी वो उन्होंने शेयर करी। किसकी आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट कर लो। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज स्पीक अप, अदरवाइज बैकग्राउंड में मत बात करो। शायद उनके एंड से डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कोई भी मैटर उठाओ, मैटर पता है ना, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, मतलब कोई भी वस्तु जो जगह ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ वजन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मैटर। तो उन्होंने सबसे पहली बात बोली, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उन्होंने ये बोला कि कोई भी मैटर आप लोगे, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, कोई भी मैटर आप लोगे तो वो ना बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना होता है। ऑल मैटर, कोई भी, आप सोडियम का मेटल का प्लेट ले लो, आप लोहे का, जो घर पे लोहे की रॉड कभी देखी होगी कोई रखी हो, तो कुछ वो हो, कोई भी मैटर आप उठा लो, वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बना होता है। एंड वो जो एटम से बना होता है वो एटम इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल मतलब उस एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब एटम के हम उसको तोड़कर उससे अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं बता सकते, कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये उस जमाने में जॉन डाल्टन ने कहा। तो अब हमको ये पता है कि ये वाला पोस्टुलेट, जो ये वाला उनका थ्योरी का है, वो कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो ये वाला पोस्टुलेट गलत हो गया, लेकिन उस जमाने के हिसाब से तब जितनी इंफॉर्मेशन थी, तब जितना था, तब उस टाइम में उन्होंने ये दिया था और ये बहुत ही उनके अकॉर्डिंग सही था। ठीक है, अब नेक्स्ट पोस्टुलेट पे जाता है, जो जॉन डाल्टन ने दूसरी बात कही। उन्होंने ये बोला, अगर ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, कि मैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठा लूं, कोई भी, लेट्स से मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि क्लोरीन का एटम चाहे मैं यहां से उठाऊं, मतलब क्लोरीन की जगह और एग्जांपल हाइड्रोजन ले, चलो क्लोरीन ही ले लेते, कोई बात नहीं, क्लोरीन का एटम लिया, चाहे मैं यहाँ से उठाऊं, इंडिया से उठाऊं कि मैं दूसरी कंट्री से उठाऊं, मैं क्लोरीन का सोर्स सी वाटर में से जो क्लोरीन के थोड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वहां से लूं, कहीं माइन से, ओर्स वगैरह से, मिनरल से, कहीं से लूं, कहीं से भी लूं, अगर मैं क्लोरीन के एटम को स्टडी कर रही हूँ, तो क्लोरीन का एटम कोई भी सोर्स हो उसका, वो एग्जैक्टली सेम होगा, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी एग्जैक्टली सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगी। लेकिन हमको ये पता है, इसके अंदर कौन बताएगा क्या एक्सेप्शन है? इसके अंदर आई थिंक इसके अंदर ये वाली एक्सेप्शन है कि क्लोरीन का ही अगर मैं एटम उठाऊं तो वो सब जगह से उठाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला ये आंसर? कौशल पांडे। फिर से बोल बेटा नाम। कौशल पांडे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन है आइसोटोप्स। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के ही दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक क्लोरीन जिसका मास होता है 35 और दूसरा क्लोरीन जिसका मास होता है 37। डालने वाला लीड वहां पर देख। तो इसलिए क्लोरीन के ही दो आइसोटोप्स हैं, तो क्योंकि उनका मास डिफरेंट है
तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएगी, उस बेसिस पे वो अलग रिएक्शन शो करेगा। तो इस वजह से उनका ये वाला पोस्टुलेट भी लेटर प्रूव किया गया कि इट इज रॉन्ग, लेकिन उस जमाने में उनको इसकी काफी सराहना हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, कि ऑल एलिमेंट्स की कोई भी एटम हम उठाओ ऑफ अ गिवन एक सिंगल एलिमेंट का, तो उसकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे क्लोरीन का मैंने आइसोटोप्स की बात करी, ऐसे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन बताएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स के नाम? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइथियम। ट्रिटियम। वेरी गुड, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। मैं यहाँ लिखती हूँ, हाँ, वो वाला होता है एक ये हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। फर्स्ट वाले को प्रोटॉन बोलते हैं। हाँ, उसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, प्रोटियम। ठीक है, तो जब वो H+ होता है तब उसको कह देते हैं प्रोटॉन। ठीक है ना? ओके, अच्छा, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऐसे ये भी आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी क्योंकि मास इनका डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठाओगे तो उसके सारे एटम्स एग्जैक्टली सेम होंगे, तो वो वाली चीज हमको लेटर प्रूव हो गई कि वो गलत है। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑल एटम्स, तो इसके अंदर भी छोटा सा क्रॉस मारी, ठीक है, जैसे कि आप अपने जब नोट्स लिखो तो याद रखना। ठीक है, अच्छा, ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन्होंने बोला कि एक तरफ मैं एलिमेंट 1 उठाऊं, दूसरी तरफ एलिमेंट 2 उठाऊं, मतलब मैंने अलग अलग एलिमेंट्स उठाए। एक तरफ मैंने पोटेशियम लिया, दूसरी तरफ मैंने आर्गन का एलिमेंट का एटम लिया, दोनों अलग अलग एटम्स लिए, एक पोटेशियम का एटम, एक आर्गन का एटम। तो उन्होंने ये कहा कि इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज कभी सिमिलर नहीं होंगी। क्या ये बात सही है या क्या इसमें एक्सेप्शन है? दिखा रही हूँ, मैं को दवाई खिला दो। एक्सेप्शन है इसमें। इसमें क्या एक्सेप्शन है बताओ बच्चों? मैम जैसे एक ही समूह के ना सभी एलिमेंट का जो होता प्रॉपर्टी होती वो सेम होती लगभग। आइसोबार्स, फ्लोरीन, फ्लोरीन, उनका एटॉमिक नंबर Very सेम good. होता है जैसे आर्गन और टेन। आइसोबार्स, कैसे? यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है? आइसोबार्स, यहाँ पर एक्सेप्शन है आइसोबार्स। ठीक है, वेरी गुड। जैसे पोटेशियम का भी 39 आता है, ये डिफरेंट एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, और ऐसे ही आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। आई थिंक पोटेशियम 39, एक आर्गन का कैल्शियम एंड आर्गन है ना, 39 से 40 था। चलो कोई कैल्शियम एंड आर्गन। अच्छा, कैल्शियम, एक सेकेंड, हाँ, अच्छा, कैल्शियम। थैंक यू। ठीक है, तो आइसोबार्स, इसका प्रॉपर्टी वो डिफरेंट आ जाता है कि आइसोबार्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनका एटॉमिक मास सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वाली एक्सेप्शन आ गई। तो अभी हमने उनकी 3 चीजें पढ़ी। पहली वाली थी कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, वो बाद में लेटर रॉन्ग प्रूव हो गए क्योंकि एटम्स डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उन्होंने सेकंड बात बोली कि कोई भी एलिमेंट का अगर आप एटम उठा लो तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स एग्जैक्टली सेम होंगे। ये बाद में प्रूव हो गए क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन ही उठाएं तो उसके 3 अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। तीसरा है डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन हमें पता है आइसोबार्स की बात हम करें तो उनका मास नंबर सेम हो जाता है। फिर चौथा समझते हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, व्हेन सेम, चलो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, जैसे जब मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता है? H2O। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन करके आया और उन्होंने कंपाउंड बना दिया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट, तो 1 कैल्शियम का एटम, 1 कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन के एटम्स उन्होंने कंबाइन कर आए, तो उन्होंने एक कंपाउंड बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाते हैं।
ठीक है, ऐसे ही हम ये भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल, आयोडीन का, तो ये भी सारे हम उसी हिसाब से करते हैं कि दो एटम्स आ रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करने का क्या मतलब है, जब वाटर के लिए बात करेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम आकर कंबाइन किया। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो एक कैल्शियम एटम, एक कार्बन का एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स आकर कंबाइन किए। ठीक है, ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम्स और या 2 आयोडीन एटम्स। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट। लास्ट उन्होंने बोला कि मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। उन्होंने ये बोला कि कभी भी ना मैटर मतलब कोई एलिमेंट को हम क्रिएट नहीं कर सकते, कोई एलिमेंट के एटम को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको केमिकल रिएक्शन में वो एटम्स रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन लिखूं, HCl प्लस NaOH, तो क्या हो रहा है, कोई नया एलिमेंट नहीं बनेगा कि यहाँ पे क्लोरीन, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोमीन बन जाएगा, मैग्नीशियम बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब भी केमिकल रिएक्शन अगर करेगा तो एटम्स ना रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे कि इस Na के साथ Cl चला गया, NaCl plus H2O और H2O। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये वाले थे डाल्टन के पोस्टुलेट। उन्होंने, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी, ठीक है, जो काफी हद तक सही भी थी, बस थोड़ी थोड़ी उसके अंदर एक्सेप्शंस है, जैसे सेकंड वाले में आइसोटोप्स की, थर्ड वाले में आइसोबार्स की, और पहले वाले में कि एटम इंडिविजिबल होते हैं। ये फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैम। हाँ जी बेटा, मैम, ये 4th नंबर का एग्जाम्पल बताना। ये लिखे ना एग्जाम्पल। ओके मैम। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में एक्सेप्शन थी। यस मैम। क्लास 11 के भी बच्चे हैं इधर, उनको समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड, एकदम बेसिक बेसिक चल रहे हैं, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करते जाएंगे। आज मैं क्लास ओवर होने के बाद ना हमारी स्टेप ऐप से जो है, मैं आपको उसमें से असाइनमेंट्स बता दूंगी कि कौन कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो सब आप लोग कवर कर कर आना। ठीक है, तो आपकी और अच्छी रिविजन हो जाएगी। रिटर्न अपने में आगे बढ़ो बच्चों। यस मैम। ओके, अब ना इसके अंदर ना कई बार आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एनसीईआरटी से या अरिहंत से, जैसे जेई के बच्चे या जो भी नीट के बच्चे होते, जैसे मेरे हाथ में ये अरिहंत की किताब है जेई मेंस की, आप लोग कोई भी किताब ले सकते हैं। कल जैसे केटी सर ने भी कहा था, जो आपकी किताब अच्छा हो, जैसे सारे प्रीवियस ईयर की मैंने क्वेश्चंस की किताब खरीद रखी है, ऐसी आपको जो मिले आप लोग वो वाली किताब जरूर लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। हमारी स्टेप ऐप से भी कर सकते हैं, ऐसी ये भी किताब है, आपके पास स्पेस के पैकेजेस भी होंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी जहां पर हो जाएगी वो खत्म है, उतनी एनफ है, थ्योरी सारे आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर क्लास से, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो अपने लेवल पे। ठीक है, अच्छा ओके। अब मैं ये कह रही थी कि आपने ना कई बार इस वाले जब भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हम सॉल्व करते हैं तो कई बार देखा होगा एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है ये सारी चीजें क्या क्या है। तो हम लोग आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ये एकदम बेसिक्स है कि शुरुआत कैसे हो रही है। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं बहुत ही कॉमन शब्द जिससे पता नहीं बच्चों को बहुत डर लगता है, मोल्स। कि जब भी मोल्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, क्या चक्कर है, इसके क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन ब्लर्ड है क्या? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। अभी बेटर हो गई? यस मैम, इट्स बेटर। थैंक यू। अच्छा, मोल क्या होता है? मोल कुछ नहीं है,
केवल एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर जिसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इसको ना एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। कैपिटल एन और सबस्क्रिप्ट कैपिटल ए, स्मॉल ए मत लिख देना फिर वो सोडियम बन जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल एम और कैपिटल ए, ये हमारा मोल है। मोल क्या है? केवल एक नंबर है। जैसे हम बोलते हैं ना डजन, डजन का मतलब 12 होता है, 12 होता है। हम बोलते हैं सेंचुरी मतलब 100 होता है, ठीक है। ऐसे ही मोल है जिसका नंबर की वैल्यू इतनी है। मैंने तुमको मार्केट से बोला कि 1 डजन बनाना लाके दो, तो तुम 12 बनानास लेकर आओगे। मैंने बोला 1 मोल बनानास लाकर दो, तो तुम इतने बनानास लेकर आओगे, केवल इतना। मोल का यहीं पर जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। मोल क्या है? केवल एक नंबर है, बस, ठीक है। अब मोल की जरूरत क्यों पड़ी? मोल की क्या हुआ ना, जैसे एक एटम है, वो बहुत छोटा पार्टिकल है, तो बहुत 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 छोटा, उसको मेजर करना, उसका मास जानना, उसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, सब कुछ बहुत टफ है। तो हम लोग मोल के टर्म्स में करते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने देखा होगा H का जो है मास 1 लिखा होता है, कार्बन का 12 लिखा होता है, ऑक्सीजन का 16 लिखा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मैं बोलती हूँ कि बेटा मुझे 1 मोल हाइड्रोजन गैस का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास बताओ, तो आप क्या करते हो, 2 into 1 यानी कि 2 और यूनिट्स ले लेते हो ग्राम्स, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है 2 ग्राम्स। क्या मुझे कोई बता सकता है कि 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं, पूरे एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन मेथड क्या करना होगा? मैम 2/6.022 into 10 की पावर 20। वेरी गुड, है ना। तो आपने ये बोला बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है 2 ग्राम। 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा 2 अपॉन Na, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, और ऐसे ही मैंने बोला कि बेटा मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, तो मुझे बताओ इसके अंदर कितने मोल्स हैं? 5 मोल्स हैं, वेरी गुड। और 5 मोल्स में मॉलिक्यूल्स कितने हुए? 5 into Na, यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। हाँ, अब बताओ मुझे फटाफट से, मोल्स में कितने हुए? 5 मोल्स हुए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 5 into Na। और एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए? मॉलिक्यूल्स तो होते हैं H2 के, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए? 3 into 10⁻24 10 into Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, है ना। तो 5 Na इतने मॉलिक्यूल्स हैं, into 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 Na। क्या ये बात सबको समझ में आई कि मैं एक बार दोबारा से समझा दूं? एक बार समझा दूं, ठीक है। अगर एक भी बच्चा बोलेगा कि एक बार समझा दो, तो आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि आई नीड टू एंश्योर कि सब बच्चों को क्लियर हो। एक बार दोबारा से मैं रिपीट करें, ठीक है। ओके, हमने बोला कि मोल है 6 into 10 to the power 23, जिसको हम Na लिख लेंगे, ठीक है। अब जब मैं हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूँ, मैंने गैस लिख दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की बात कर रही हूँ, इसका जब मैं मास ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे ग्राम्स में रिप्रेजेंट करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, अभी वो टर्म्स को भी और आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी जो है एज इट इज तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, H का एक एटम,
हमेशा H2 का मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट करेगा। ये तो हमने शुरुआत में डिस्कस करा ही था, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास 2 ग्राम है। क्लियर? यस मैम। एक मोल में कितने होते हैं? 6 into 10 raised to 23। यस मैम। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम। बिल्कुल सही। वेरी गुड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 upon 6 into 10 raised to 14। या फिर जो आप सबने अभी कहा था 2 upon Na। यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये वाली चीज समझते हैं। लेट्स से मैंने बोला कि आपके पास 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। यस अगर मैम। हम मोल्स की बात करें तो इसमें कितने मोल्स होंगे? 5। कैसे निकाला हमने 5? क्योंकि हमारा मोल्स होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया मैंने? ऐसे तो आप लोग मानोगे कि नहीं, हर चीज का कोई रीजन होता है। आप हमें बताओ कि मैम क्या रीजन है इसका। तो उसका रीजन ऐसे बोलते हैं कि 2 ग्राम्स में 1 मोल। 1 मोल, वेरी गुड। तो 10 ग्राम्स में कितना? 5 मोल। 5। जो यहाँ लिखा होता है राइट में, उसको ऊपर लिखते हैं। जो लेफ्ट में लिखा होता है उसको इधर नीचे लाते हैं, और उसके बाद जो चीज को निकालना है, यहाँ पे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब 5 मोल। 5 मोल। ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। आई थिंक ये तो आप सब बच्चों को आता ही होगा, 11th में आ गए हो, बट फिर भी जिसको नहीं आता वो समझ लो। 5 पेंसिल की कॉस्ट अगर 50 रुपए है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? 40, है ना। 5 पेंसिल की कॉस्ट अगर 50 रुपए है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? जो यहाँ लिखा था राइट में 50 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4। ऐसे ही करते हो ना। मन में तो 40 रुपए ऐसे डायरेक्टली निकाल लिए होंगे, तो जो मन में निकाल ना उसको लिखकर बता रही हूँ कि लिखकर कैसे निकालते हो आप, वही वाली चीज। तो आपने क्या किया? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चों। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, 5 मोल आए, अगर 5 मोल आए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 5 Na। 10 into Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितना होता है? सपोज सब कुछ छोड़ो, 2 Na 5 Na छोड़ो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.02 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 23। ये क्यों लिख दिया मैंने ऐसे डायरेक्टली मन में बस सोच के लिख दिया? मैंने बोला 1 मोल बनानास, तो फिर आप बोलोगे 6 into 10 raised to 23 बनानास। मैंने बोला 1 मोल चेयर्स, तो तुम बोलोगे 6 into 10 raised to 23 चेयर्स। ऐसे ही मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो तुम बोलोगे 6 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स। है कि नहीं? लॉजिक समझ में आया? जिसके आगे मोल लिखा हो, टेबल के आगे मोल लिखा हो, किताब के आगे मोल लिखा हो, सबके आगे उतने 6 into 10 raised to 23 लगा दो किताबें, ठीक है। तो अगर मैंने बोला मॉलिक्यूल्स 1 मोल में, तो 6 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसको मैं Na लिख देती हूँ, ठीक है, फिर कम लिखना पड़ेगा ना। ऐसे ही अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर 1 मोल में इतने हैं मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में इतने हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे?
5 into 5 into 5 into Na। वेरी गुड। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया? yes तो एक मोल में अगर 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो 5 मोल में 5 into 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? yes Yes, वेरी ma'am. गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा चलो देखो, अब मुझे बताओ एक मॉलिक्यूल में ऑफ हाइड्रोजन, देखो ये मोल मैंने हटा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। और वहां पे मेरे पास क्या थे? 5 Na मॉलिक्यूल्स, है ना? yes ma'am 5 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे? 2H into मतलब 2 into 5 Na, इसका मतलब 10 Na हाइड्रोजन एटम। कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। क्लियर? yes ma'am तो बेटा डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? yes ma'am गुड, ठीक है। ओके, अब जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ना उसके हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, ठीक है? ये एकदम जुबानी याद होने चाहिए। मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, या फिर अगर एटम है तो एटॉमिक वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने H2O ले लिया, H2O का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है? 18। वेरी गुड। तो मैंने बोला लेट्स से मैंने बोला कि मेरे पास 36 ग्राम H2O है, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 2. 36 अपॉन 18 मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 36 अपॉन 18 यानी कि 2, ठीक है? तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मैं MW बता रही हूँ मॉलिक्यूल का वेट। ऐसे ही मैंने बोला जो सोडियम है ना उसका एटॉमिक वेट तो 23 होता है और मेरे पास 46 ग्राम सोडियम है, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे सोडियम के? 2 moles. 46 मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो एटम का वेट है ना, मैंने कहा ना मेटल्स है, जो क्लास की शुरुआत में कहा था मेटल्स एटॉमिक स्टेट में स्टेबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स कुछ ये सोडियम मेटल है तो वो एटम में एग्जिस्ट करेगा तो सिर्फ 23 ले लेते हैं। हाइड्रोजन या वाटर का मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 2 मोल्स। सबको समझ में आया? yes ma'am तो ये हो गया मेरा मोल्स का फॉर्मूला नंबर 1। मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या फिर मास अपॉन एटॉमिक वेट, डिपेंडिंग अपॉन आपको जो दे रखा हो। कोई इंडिविजुअल एलिमेंट दे रखा है, एटम दे रखा है कि वो वैसे एग्जिस्ट करता है तो मास अपॉन एटॉमिक वेट ले लेना। अगर आपको मॉलिक्यूल दे रखा हो वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट, HCl, NaOH, तो मॉलिक्यूल ले लेना, तो उस केस में मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ले लोगे। क्लियर? yes ma'am 11th के बच्चों को क्लियर हो रहा है? yes ma'am हाँ, 11th के बच्चे जरूर ध्यान रखें कि वो 12th के बच्चे बड़े हैं ना तो उनको तो काफी ज्यादा आता है, तो आप लोग 11th के बच्चे जरूर स्पीक अप एंड कोई भी डाउट हो तो फटाफट से बोलना कि मैम वाली चीज रिपीट करो, ठीक है? अच्छा, इसी का नंबर ऑफ मोल्स का सेकंड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स गिवन हो, अपॉन एवोगाड्रो नंबर अगर एलिमेंट एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ये हो गया मेरा फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है? अब समझो एग्जांपल से, लेट्स से मेरे पास सोडियम का एटम है, सोडियम के मेरे पास है 12 into 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे सोडियम एटम के? 2 12 into 10⁻23 upon 6 into 10⁻23 equal to 2 moles, ठीक है? और ऐसे ही अगर मैंने बोला मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है
और वाटर के मॉलिक्यूल्स है 24 into 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स। तो मेरे मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? 40. 40. सबका आया आंसर 40? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, 40 मोल्स। ठीक है, अब अगर आपको 40 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिखा होगा तो 40 इंटू एवोगाड्रो नंबर कर लेना। ठीक है, उसने बोला 40 मोल का मास निकालना है तो 40 इंटू 18 कर दोगे, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो, Ma'am. तो मोल के हमने दो फॉर्मूले, वो लिखना था, सबने लिख लिया था, जिसको नहीं लिखना हो वापस। ठीक है, मोल के हमने दो फॉर्मूले कर लिए। पहला फॉर्मूला वाज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन एटॉमिक वेट। दूसरा फॉर्मूला इज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्लियर सबको? ये दो Yes, ma'am. फॉर्मूले मोल्स के समझ में आए? मोल्स वाला Yes, टॉपिक ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान Yes. से समझो, इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे करके इसके समझेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर कॉन्सेप्ट आता, क्वेश्चंस आते हैं। स्टोइक्योमेट्री करके एक चैप्टर इसका टॉपिक होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। उसका डिफरेंस समझना कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है, ये समझ में नहीं आता कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे। डन? आगे बढ़ूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन। ये वाले ना हम लोग सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि गैसेस की वॉल्यूम होती है ना, सॉलिड्स की और लिक्विड्स की वॉल्यूम की हम लोग बात नहीं करते, गैसेस के लिए मेजरली अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम गिवन एट एसटीपी अपॉन 22.4 liters. Volume given at STP upon 22.4 liters. ठीक है, ओके। Yes, अब ma'am. ना मैं ये STP समझा देती हूँ। अब जैसे पहले इसका ऊपर टॉपिक पे एक वो समझा देती हूँ, फिर इसका STP, NTP कई बार देखा होगा ना किताबों में, STP लिखा होता है, NTP लिखा होता है, SATP भी लिखा होता है, बड़ी सारी चीजें लिखी होती है, तो वो वाली चीजें समझा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बोला मेरे पास फिर से, आप चलो ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं। ऑक्सीजन गैस है जो कि 44.8 लीटर्स है मेरे पास। तो मुझे बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2. 2, क्योंकि तुमने क्या किया 44.8 अपॉन 22.4, तो आपने बोला कि 2 मोल्स हो जाएंगे। बिल्कुल सही, समझ में आया? लॉजिक सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। चलो फिर आगे चलते हैं। ये समझते हैं कि STP, NTP, SATP क्या होता है। सबसे पहला इज STP, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आपको Screen कहें is कि blurred. अभी ठीक हो जाएगा, वो अपने आप ही ना एक्चुअली ऑटो फोकस कर रहा होता है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड होती हूँ, हिलती हूँ, तो फिर वो फोकस करने लग जाता है, इसलिए वो हट रहा है, लेकिन वो अपने आप आ जाएगा। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP अगर आपको कंडीशंस किसी भी क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप उसको मान के चलते हो 1 बार तो हमारा हो गया प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर हो जाता है 273.15 केल्विन, और 273.15 है ना, तो उसको हम 273 केल्विन ही मानकर सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जब भी करेंगे तो 273 ही लेनी है, उसको 0.15 मत लेना, बहुत छोटी वाली जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। और वॉल्यूम होती है 22.7 लीटर्स, लेकिन ना पहले वो 22.4 लीटर्स मानते थे, अब उन्होंने चेंज किया 22.7। तो हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, मैंने पिछले फॉर्मूला में लिखा था वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4, तो 22.4 ही लेकर करो, सॉल्व 22.4 से लेके करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो एग्जैक्ट है ना, मैं वो लिख रही हूँ कि एग्जैक्ट ये है। ठीक है, चलो ये होती है हमारी एक कंडीशन STP। ऐसे ही दूसरी होती है NTP। NTP इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर।
एनटीपी पर प्रेशर होता है 1 atm, टेम्परेचर फिर से 273 केल्विन या 273.15 केल्विन, और वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर्स। और एक्चुअली में ना देखो टेम्परेचर भी मैच कर रहे हैं, वॉल्यूम भी हम 22.4 लीटर्स ही लेते हैं। जो प्रेशर है ना ये 1 बार और 1 atm वो भी बहुत ज्यादा सेम है, एकदम आसपास ही है। 1 बार और 1 atm की बात ना 0.987 का वो होता है, बहुत छोटी वैल्यू है डिफरेंस, उसको भी मानकर चलते हैं। तो एसटीपी एनटीपी पे आप यही मान के चलो कि प्रेशर को 1 लेना है, टेम्परेचर को 273 लेना है और वॉल्यूम को 22.4 लेके करना है, अगर आपको जब सॉल्व करना है तो। ये बस मैंने 22.7 एग्जैक्ट वाले लिखे थे, पर पहले 22.4 मानते थे, उसी के हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, और तीसरा है SATP, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो प्रेशर मेरा हो जाता है इधर 1 बार, टेम्परेचर होता है, देखो इसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं 298 केल्विन, 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। ठीक है, और वॉल्यूम हो जाती है 24.6 लीटर्स। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है एसटीपी एनटीपी एसएटीपी की। एसएटीपी जनरली यूज नहीं होती है, कंपटीशन में भी ज्यादा यूज नहीं होती, बट क्योंकि बुक में मेंशन्ड है तो मैंने लिख दी। एसटीपी और एनटीपी होती है, और जिसमें आप वॉल्यूम को 22.4 लीटर्स मान के चलो, टेम्परेचर को 273, प्रेशर को 1 atm। ठीक है, आपका सारा उससे सॉल्व हो जाएंगे। ये प्लीज नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Noted. नोटेड, वेरी गुड। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ एक। Yes, ma'am. क्वेश्चन है फाइंड number of atoms in 32 grams of ozone, O3, ozone. Find number of atoms in 32 grams of ozone. मैम हिंदी में भी लिख दो। हिंदी में मैं समझाती हूँ, और यहाँ पे लिख देती हूँ 4 into 10 की पावर 23। हो गया सॉल्व। मैं एक सेकेंड, हाँ मैं किसी बच्चे ने कहा था, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरे पास ओजोन है जो कि 32 ग्राम प्रेजेंट है। ओजोन ना एक गैस होती है, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, उसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से कितने सारे लेयर्स होती है। सबसे ऊपर होता है ओजोन, जहाँ से वो मतलब यूवी रेज आते हैं, वो ओजोन हमको ना प्रोटेक्ट कर रही होती है कि सन की हार्मफुल वाली यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है, वो ओजोन होते हैं सबसे ऊपर। तो वो O3 फॉर्मूला होता है उसका। एक O का मास होता है 16। आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा कि अगर मेरे को 32 ग्राम ओजोन गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स बताओ। 12 into 10 की पावर 23। अच्छा एक सेकेंड, हाँ पहले मुझे बताओ मोल्स कितने आए। अच्छा पहले बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना आया ओजोन का। 48 48 आ गया सब बच्चों का, किसी को कोई डाउट? No. नो मैम। गुड। मोल्स कितने हो गए? 2/3. 2/3 2/3। ठीक है, और फिर अब नंबर ऑफ कितने मोल्स हो गए, क्वेश्चन में क्या लिखा है? अच्छा इसके मोल्स निकालने थे तो 2/3 मोल्स आ गए, और इसके मॉलिक्यूल्स निकले। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कर लेना बच्चों, क्योंकि O3 का तो मॉलिक्यूल होता है ना। तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 2/3 into 6.022 10 to the power 23। हाँ,
तो 6.022 को ना 6 ही मान के चलता है कैलकुलेशन के लिए। तो 3 2 जा 6, तो 4 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Yes, सबको ma'am. क्लियर? अच्छा, अब इसके अंदर, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कुछ चीज समझानी होगी ना, इसलिए इतना वो क्वेश्चन दिया। तो मुझे समझानी थी इसके अंदर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी हम कहते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन देखो, उसमें 3 एटम्स प्रेजेंट है, Yes, ma'am. है ना? तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन देखो, कंपटीशन में तो इतना आसान आएगा नहीं, जैसे मैंने अभी इतना आसान बनाकर कर दिया उसकी। ये बताओ, वो क्वेश्चन में पूछेंगे 32 ग्राम ओजोन है, उसकी एटॉमिसिटी बताओ। तो एटॉमिसिटी आप क्या करोगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर 3 एटम्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो 12. इतने को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोल दोगे मैम 12 into 10 to the power 23 एटॉमिसिटी हो गई उसकी। Yes, ma'am. करेक्ट? Yes, ma'am. वेरी गुड। सबको समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब हम मोल्स के तो हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, न्यूमेरिकल्स थोड़ी देर बाद करेंगे। अब मेरे पास जो है, क्योंकि अभी 2:45 बज गए ना, हाँ 2:50 हो रहे हैं, तो अब ऐसा करते हैं, इसके अंदर ना इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखी हैं। एटॉमिक मास यूनिट, ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो वाली टर्म्स का मीनिंग समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार एनसीईआरटी से तो के लिए नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए वाली चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, चलो ओके, इम्पोर्टेंट टर्म्स। ठीक है, हमारी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, सबसे पहली एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या? हाँ बोलो बेटा, किसको कुछ कहना है? अच्छा, एटॉमिक मास हमारी पहली टर्म है, एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे कि एटॉमिक मास बताओ, तो एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का अगर मैं एक एटम का मास दूं, तो दैट इज इट्स एटॉमिक मास। देखो, जब हमने हाइड्रोजन की बात करी, एक एटम मतलब जब हम लोग एक सिंपली इसको ये बोलते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास हम बोलते हैं 2 ग्राम्स, है ना? यही बोला, इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का एटम है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, तो उसका 2 ग्राम्स है, यानी कि सॉरी एक मोल का, एक मोल का, एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास होता है 2 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 6 into 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स का है 2 ग्राम्स, है ना? और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। मैंने लिख दिया 2 into 6 into 10 raised to 23 एटम्स का मास है 2 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा? ये 2 जो इधर लिखा है डिवाइडेड बाय 2 into Na। ठीक है, तो 1 by Na। दिस इज इन केस ऑफ हाइड्रोजन ओनली। ओके, 1 by Na ग्राम्स। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम यूनिट्स की बात करने वाले हैं। तो 1 by Na ग्राम्स, एक हाइड्रोजन एटम का मास। तो समझ में आ रहा है? 1/6 into 10 raised to 23, यानी कितनी छोटी वैल्यू आएगी, कितना छोटा मास होता है एक एटम का ग्राम्स में हम लोग निकालते हैं, तो है कि नहीं? एक मैं ये हाथ में जो पेन ही है, यही इस पेन ही 5-10 ग्राम का होगा। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ कि 1/6 into 10 raised to 23 ग्राम्स, यानी कि 10 to the power ये ऊपर जाएगा तो -23/6 ग्राम्स। कितना छोटा है, कितनी छोटी वैल्यू है, राइट? तो ये होते हैं हमारा एक एटम का मास। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। सबको क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट टर्म समझते हैं। ठीक है, ये मैं हटा दूं? Yes, ma'am.
तो एटॉमिक मास इज एक एटम का मास। अब नेक्स्ट ओके, फिर आपने देखा होगा एएमयू। एएमयू क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को ना यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और तब बोल देते हैं यूनिफाइड मास, या फिर उसको डाल्टन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और तब सिंपल हो जाता है डा, DA। ठीक है, इसका क्या मतलब है एटॉमिक मास यूनिट का? एटॉमिक मास यूनिट एएमयू लिखता है शॉर्ट फॉर्म में। बोर्ड क्लियर है? इसको बड़ा करूं? छोटा लिखा हुआ है ना? आई थिंक अब थोड़ा बड़ा हुआ, बेटर होगा ना? Yes, ma'am. है ना? अब थोड़ा आई थिंक बेटर है। ओके, एटॉमिक मास यूनिट, इसका क्या मतलब होता है? एएमयू क्या है? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। अभी आई थिंक ये जो 1961 में तब IUPAC ने इन्होंने सबने कहा था कि हम लोग ना कार्बन का ना 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है C12 और C14। ठीक है, C13 भी एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने बोला C12 आइसोटोप मान के चलेंगे। कार्बन सब जगह प्रेजेंट है, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, पेड़ों में, टेबल में, चेयर में, सब जगह कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है। प्लास्टिक में कुछ भी आप देखो सब जगह कार्बन है। हम जो खाना खाते हैं प्लांट से, सब में कार्बन होता है। तो C12 आइसोटोप ले लेते हैं सबसे अच्छा। तो उन्होंने बोला कार्बन 12 आइसोटोप ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला हम एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? जैसे ग्राम्स को हम यूज करते हैं ना, ऐसे ग्राम्स, क्योंकि एटम इतना छोटा है तो एटम के लिए हमने बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट यूज कर लेंगे, सिर्फ इतना। तो उन्होंने बोला एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 का जो आइसोटोप है ना एक एटम का, उसका 1/12 मास ले लो। क्यों क्यों बोला मैंने उसका 1/12 ले लो? अभी समझाते हैं उसका रीजन क्या है। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें समझ में आएगी ऐसा क्यों कर रहे हैं। 1/12 क्यों किया मैंने उसका? क्योंकि अगर आप कार्बन को इमेजिन करो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है ना? Yes, ये वाली ma'am. चीज तो याद है, 10th में पढ़कर आए हम सब लोग। तो उसमें क्या होता है, हम इसमें क्या बोलते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है, यही बोलते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स बैठे होते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर ऑर्बिट में होते हैं किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, है ना? तो हमने ये बोला जो इलेक्ट्रॉन्स का ना मास बहुत कम होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो सारा का सारा जो एटम का मास होता है ना वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। तो हम लोग न्यूक्लियस के मास को अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला 6 और 6 टोटल 12 हुए। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जब हमें निकालनी है ना, तो 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर? अब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप क्या होगा? जितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, राइट? 6 और 6 12, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो मास कुछ होता ही नहीं है ज्यादा, उसको तो हम इग्नोर मान के चलते हैं। तो 1/12 इंटू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? Yes, ma'am. मैंने क्यों बोला? क्योंकि इधर न्यूक्लियस की वजह से ही मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के, उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग आसपास ही होता है, सिमिलर सा ही होता है। तो 6 और 6 12 है ना, तो मैं 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कर देती हूँ। ये वाला लॉजिक समझ में आया? Yes, ma'am. क्या किया मैंने? मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स लेना है, ये मेरा न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जितनी स्पीशीज है वो मेरे न्यूक्लियॉन्स हो गए। कितने न्यूक्लियॉन्स है? 12 न्यूक्लियॉन्स है। तो 12 न्यूक्लियॉन्स का मास लेना है, तो मैंने लिख दिया 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। क्लियर? 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। 12 से 12 कट गया, तो एएमयू कितना हो गया? मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या है? अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई भी स्पीशीज ले लो उसका मास। ठीक है, AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। और एक न्यूक्लियॉन का मास कितना होता है जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो मतलब सारे ही उसके अंदर आइडेंटिकल ही होगा ना। हाइड्रोजन के अंदर का प्रोटॉन लूँ कि हीलियम के अंदर का प्रोटॉन लूँ कि सोडियम के अंदर का प्रोटॉन लूँ, प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही है ना।
तो उसका मास हमने कैलकुलेट किया 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. तो 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. This is 1 atomic mass unit, 1 AMU. हाँ बेटा बोलो, कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। अच्छा, ये समझ में आया? Yes, ma'am. ये सिर्फ बेसिक्स है, इसके ऊपर कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भैया एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, फिर ग्राम एटॉमिक मास आ जाएगा, वो क्या ग्राम्स के अंदर वो अलग ही लेवल पे चले जाते हैं लोग, एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो ग्राम्स एटॉमिक मास बोल दिया। ऐसा नहीं होता है, कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलत फहमी है। एकदम क्लियर बेसिक चीजें समझनी जरूरी है, ठीक है? 1 AMU क्या है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप, या फिर 1 AMU क्या है? एक न्यूक्लियॉन का मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और वो कितना होता है? 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। क्लियर? Yes, ma'am. आगे बढ़ो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट टर्म जो हम सीख रहे हैं वो है टर्म नंबर 3, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होती है, इसको आरएम लिख देते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 का आइसोटोप। और देखो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे मैंने अभी कार्बन के लिए किया था, ऐसे में किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे मास लेना हो तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये वाली बात समझ में आई? किसी भी एक एटम का मास लेना हो तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ 1 C12 आइसोटोप, यानी 12 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो अभी थोड़ी देर पहले किया ही था लास्ट स्लाइड में। ये चीज सबको क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, लेकिन आप सब लोग प्लीज ध्यान दें, आपके बेसिक्स काफी स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप लोग ये वाली बात पढ़ लेते हैं तो। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना होगा? जितने न्यूक्लियॉन्स है इनटू पर न्यूक्लियॉन का मास, है कि नहीं? जैसे मेरे पास हाथ में मेरे 5 लड्डू हैं, उनका मास कितना होगा? अगर एक लड्डू 100 ग्राम का है तो 5 लड्डुओं का मास कितना होगा? 5 इंटू 100, 500. है ना? हाँ, वेरी गुड। ऐसे ही 1/12 से 12 काटो तो ये कितना बचा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सॉरी मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ करी, सॉरी, 12 से 12 काट दिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। यहाँ पर भी मैंने ये 12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, और यहाँ पर भी मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन। मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास 1 न्यूक्लियॉन कट गया, तो फिर ऊपर क्या बचा? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। वेरी गुड, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इसमें कितना इजी क्वेश्चन आता है, कितना इजी क्वेश्चन आता है। मैंने बोला आपके पास S1632 है,
ठीक है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। मैंने पूछा कि बेटा मुझे बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन। कितने होते हैं? 32। तो कितना इजी हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैंने लिख दिया फ्लोरीन 919, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ तो कितना हो जाएगा? 19। वेरी गुड। ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, कोई नंबर का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं ना। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, फिर इस पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दो बारी पिछले सालों में आ रखे हैं क्वेश्चन, बेसिक्स है, आपको फायदा करेगा ये वाली चीज। माइक म्यूट कर दें। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बागुना Very good, जी अपना बेटा। माइक बंद कर चलो दीजिए। अब ना एक और फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। जब हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये वाला फॉर्मूला लिखा के डायरेक्टली। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और एक और फॉर्मूला बता रही हूँ बच्चों, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 into मास ऑफ C12 आइसोटोप। सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला लिखा था ना रिलेटिव एटॉमिक Yes, मास में। ma'am. यस मैम। इसकी वैल्यू हो गई मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by 1/12 into mass of C12 isotope। वो 1/12 into mass of C12 isotope एक्चुअली में क्या है? 1 AMU। 1 AMU। ठीक है, और हाँ ये वाली चीज सबको समझ में आई। 1/12 into mass of C12 isotope, और वो मास ऑफ C12 आइसोटोप को हम जो लिख सकते हैं 1 AMU। अभी पहले पिछले पेज पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, यस मैम। एंड दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहली बार जो पढ़ी थी, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU, which implies atomic mass equal to relative atomic mass into 1 AMU। atomic mass unit ये वाला। ठीक है, atomic mass is equal to relative atomic mass into 1 AMU। समझ में आ रहा है? खिचड़ी पक गई? यस मैम, आ रहा है समझ में। अरे रिलेटिव एटॉमिक मास में एक बार शुरू से समझा देती हूँ बच्चों, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। रिलेटिव एटॉमिक मास का हमने पिछले पेज पे फॉर्मूला लिखा था कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ C12 आइसोटोप। ये पिछले पेज पे लिखा था। ठीक है, अब मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट को तो ऐसे ही लिखा, लेकिन ये वाली डेफिनेशन 1/12 इनटू मास ऑफ C12 आइसोटोप, ये देखो AMU की डेफिनेशन देखो। 1 AMU जहाँ पे AMU डाल्टन या यूनिफाइड मास लिखा था, उसको हम 1 AMU कहते हैं। तो इसको यहाँ पर 1 AMU लिखा डिनोमिनेटर को, और मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट उसको लिखा एटॉमिक मास यूनिट। यस मैम। एटॉमिक मास यूनिट अपॉन 1 AMU। यस मैम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन 1 AMU। तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लगाया और फिर एटॉमिक मास को यही लिखा। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU। ये फॉर्मूला क्लियर? अब इसमें ना मैं एक दो क्वेश्चन करवाती हूँ, इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे आपको
बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चंस किस तरह के आते। सबने नोट डाउन कर लिया था? Yes, ma'am. चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक एलिमेंट, ठीक है, आपको मुझे बताना है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास और फिर एटॉमिक मास भी, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी बताना है। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, फॉर्मूला नंबर 1, और atomic mass is equal to relative atomic mass into 1 AMU। ये मेरे दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको यूज करने हैं। अब देखो एग्जांपल, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन, इसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 35. 35. और एटॉमिक मास पूछो तो So 35 into 1 AMU, यानी कि 35 into 35 1. AMU। 35 AMU. Very good। अब समझ में आया लॉजिक? अगर वो डेरिवेशन भी याद ना रहे ना, वो डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है। ये बेस पे आप आंसर कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई? ये वाली टर्म देखी होंगी किताबों में, समझ में नहीं आती तब। बताओ इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? Ma'am, 40. 40. और एटॉमिक मास? 40 AMU. वेरी गुड। अब एक और फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एक AMU की वैल्यू आती है 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम, है ना? Yes, ma'am. देखो नोट्स में चेक करो, Yes, ma'am. है ना? तो Yes, ma'am. तो बच्चों एक जस्ट 1 सेकेंड, तो जो ये 35 AMU है ना, अगर मैं तुमको बोला कि बेटा मुझे 35 AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करके बताओ, तो तुम क्या करोगे? 35 into 1.66 gram. वेरी गुड, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ? एकदम चमक गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। और ऐसे ही इसको क्या लिखोगे? 40 into 1.66 1.66 Into into 10 10 की power minus -24 gram. -24 ग्राम, है ना? और बस ये तो एग्जांपल्स लिखे थे। क्लियर लॉजिक बिल्कुल? Yes, किसी को Yes, कुछ ma'am. पूछना है? अगर वो थ्योरी पूरी याद भी ना रहे, थ्योरी मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई, अगर याद भी ना रहे तो कोई बात नहीं, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपको कैलकुलेट करना आता है, जो मास नंबर लिखा हो। डन, रिलेटिव एटॉमिक मास निकल गया, खत्म। अब पूछा कि एटॉमिक मास बता दो। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एक एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो जोतना भी वो निकला ना, उसके आगे AMU लगा दो, खत्म, एटॉमिक मास निकल गया। अगर उसको ग्राम से पूछ लिया तो उसको 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर। लॉजिक क्लियर? Yes, ma'am. वो डेरिवेशन मैंने लिखाई है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर नहीं याद रहे तो इट्स ओके, ठीक है? ओके, आगे बढ़ो। किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट है बच्चों? No, ma'am. No, ma'am. ऑल गुड। 11th वाले बच्चे भी बोल रहे हैं ना? Yes. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा। अब एक और टर्म होता है जो आपने देखा होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसके अंदर ना फॉर सम रीजन मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, कुछ बड़े लोगों को भी देखा है, कंफ्यूजन रहता है। वो सिंपली ये बोलते हैं कि एटॉमिक मास को ग्राम्स में बोल दो तो ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि पिछले एग्जांपल में ये 40 into 1.6 10 to the power -24 ग्राम, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ग्राम एटॉमिक मास बिल्कुल डिफरेंट है। ग्राम एटॉमिक मास होता है एक मोल का मास,
एक मोल का मास, जब आप ग्राम एटॉमिक मास बोलते हो तो वो एक मोल एटम्स का मास होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वो ही लिख रही हूँ, एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास की एक मोल एटम्स का मास। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले वाले 1 पेज AMU पे into चले, Na. क्या बेटा? 1 AMU into Na. यस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। जैसे पिछले वाले पेज पे हमने क्या एग्जांपल लिया था, फ्लोरीन का लिया था। फ्लोरीन का आया था एटॉमिक मास फ्लोरीन का आया था 19 AMU, या फिर 19 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स, ठीक है। ये तो मास है एक एटम का। अगर मैंने बोला कि मुझे ग्राम एटॉमिक मास बताओ, यानी कि एक मोल का मास बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 into 10⁻23, क्योंकि ये एक एटम का मास है, आपको एक मोल का मास चाहिए, तो कर दो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये लगभग लगभग 19 ग्राम्स आ जाता है। क्योंकि 1.66 और इंटू 6 ना, ये 1/6 है और ये 6 है, 6 से 6 कट सा जाता है, मतलब वो डेसिमल में आता है। यहाँ पे -24 23, तो लगभग लगभग ना इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लगभग लगभग 1 हो जाती है, तो 19 into 1 तो लगभग लगभग 19 ग्राम्स आता है मास, ठीक है। ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो अगली बारी कोई आपसे पूछे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो ये मत बोल देना एटॉमिक मास को ग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो वाली चीज नहीं है। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एक मोल का मास, एक मोल एटम्स का मास, जिसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्लियर? यही वाली चीज हम यूज करते हैं, एक मोल का मास। जब आप लिखते हो ना वाटर का एक मोल का मास 18 ग्राम्स, तो आपने ऐसे ही करके लिखा है, एक मोल का मास 18 ग्राम्स, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल का बोलते तो 18 AMU बोल देते, ये तो एक मोल का मास है। अगर एक मॉलिक्यूल बोलते, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कैसे बोलते हैं आप, 18 AMU, या फिर 18 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम्स, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, और इसको अगर आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक मोल का मास हो जाएगा, which will be 18 ग्राम्स। फंडा समझ में आया? ऑल गुड, ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट है, कुछ रिपीट करूं, कुछ ज्यादा एकदम से ऐसा दिमाग में प्रेशर तो नहीं बन रहा है कि कभी समझ में नहीं आ रही चीजें? No, ma'am. No, ma'am. क्लियर? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ भी हो तो मुझे बताना। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। वो एटॉमिक मास था एक एटम के लिए, जब हम सोडियम की बात करते हैं, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ओके। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगा, ठीक है, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। सबने नोट डाउन कर लिया? अब कोई भी आपसे पूछे रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, तो सीधा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिख दो और काम खत्म। उसके बाद उन्होंने बोला एटॉमिक मास बताओ, तो उसको 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिक मास निकल जाएगा। अगर उन्होंने बोला एटॉमिक मास ग्राम्स में बताओ, तो उसको 1.66 into 10 to the power -24 उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो तक ग्राम्स में निकल जाएगा। तो उन्होंने बोला एक मोल का बताओ, ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप 6 into 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक क्लियर? आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वी हैव एम्पल टाइम, 3:15 हुए हैं, तो हमारे पास टाइम अभी काफी है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस, ओके। ओके, मैं क्वेश्चंस लिखती जा रही हूँ, आप लोग फटफट फटफट सॉल्व करते जाओ और मुझे बताते जाओ आंसर।
फाइंड मोल। 2 more. ये ओरली बताते जाओ। 2 moles. 2 more. मोल्स सबका आया? Yes, ma'am. Yes. Good. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन। मास ऑफ, देखो अभी मैं कुछ लिख रही हूँ जिसकी मुझे सिग्निफिकेंस समझानी है, तो एकदम फटाफट से आंसर मत जंप करना। 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आपको मुझे बताना है फाइंड मास ऑफ। 10 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जब आपको 10 ग्राम एटम्स, 10 नहीं मतलब ग्राम एटम्स लिखा हुआ दिखे, तो आपको क्या करना है, ग्राम एटम्स को आप मनी मन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे बाय द मोल। वर्ड मोल। तो आप बोलोगे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और इसका आंसर आपको पता है, जल्दी से बताओ। 160 gram. 60. अरे क्या हो गया, कैसे 60 into बताओ। 10 to the power 20. 10 मोल ऑफ O2, एक O का 16 होता है, तो O2 कितना हो गया एक मोल का? 320. 32. 320 है ना। और 10 का 320 320. चलो एक जेई का क्वेश्चन कर रहे हैं, मिटा दूं मैं? Yes, ma'am. 320 आ गया सबका, 320 ग्राम। Yes, ठीक ma'am. है, बस आपको ग्राम एटम दिखा तो उसको मोल से सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। Yes, ma'am. चलो अब जेई का क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं एक। ये वाला आ रखा है 2016 या 15 में, 2015 में आया शायद, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं। हमारे पास है 12 into 10 to the power 24 molecules of O2, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड मास ऑफ O2, नंबर 1। नंबर 2 है वॉल्यूम ऑफ O2 एट SP। चलो बताओ। 64 gram and 44.8 liter. पक्का 64? Yes, ma'am. एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन चेक कर। Sorry. 640 gram. है, एक बार और फिर से कैलकुलेशन चेक कर। 640 gram. 640 ग्राम, यस। और वॉल्यूम 448 liter. 448 लीटर्स। सबका आ गया? सबका आया आंसर? 12 into 10 raised to 24 मॉलिक्यूल्स है, मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो मोल कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 into 10 raised to 24 अपॉन एवोगाड्रो नंबर क्या है? 6 into 10 raised to 23। 6 2 are 12 और ये बचा 20, तो 20 मोल्स हो गए मेरे। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद जो है यहाँ पर इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। मास निकालना है। एक मोल O2 का मास कितना होता है? 32। तो हमारे पास 20 मोल्स हैं, तो 20 मोल्स into 32 यानी कि 640 ग्राम। सबको क्लियर? Yes, ma'am. और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 20 into 22.4 लीटर्स, तो 448 लीटर्स। क्लियर? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ऑल क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला सवाल है 2014 का, जेईई मेंस 2014। क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं।
रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture, मतलब एक गैसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है इन द रेशियो 1:4. ठीक है, find the ratio of the number of their molecules. ठीक है, ऑप्शंस हैं 1:4, 7:32, 1:8, 3:16. चलो सॉल्व करके बताओ. मैम क्वेश्चन समझा दो हिंदी में. अच्छा, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. मेरे पास ना एक गैसेस का मिक्सचर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मासेस का रेशियो, मतलब जितनी ऑक्सीजन गैस है ना मेरे पास, और रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन के मास का रेशियो अपॉन नाइट्रोजन के मास का रेशियो आ रहा है 1:4. आपको बताना है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स का रेशियो बताना है. एक बार सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये जेई का. ये मैं सॉल्व करती हूँ. बेटा ऑप्शन बी 7:32. 7:32 करेक्ट है. किसने आंसर किया 7:32? बी आंसर मैम. बी बॉम्बे. यस. वेरी गुड. कोई आ गया? ओके, मैं सॉल्व कर रही हूँ. का हो गया, वेरी गुड. बाकी जने देखो, उन्होंने क्या बोला है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है. ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं यही लिख देती हूँ. मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालना है अपॉन मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. ये वाली चीज क्लियर? उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? मोल्स ऑफ O2 into एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोल्स ऑफ N2 into एवोगाड्रो नंबर. यहाँ तक क्लियर? मोल क्या हो जाएंगे? वेट ऑफ O2. ये Na से Na काटो. वेट ऑफ O2 upon molecular weight of O2 divided by weight of nitrogen upon molecular weight of nitrogen. ठीक है, weight of oxygen upon weight of nitrogen, weight of oxygen upon weight of nitrogen given कितना है? 1:4. mass of oxygen और nitrogen 1:4 given है, तो यहाँ पर 1:4 लिख लेते हैं. इसको ऐसे लिख देते हैं, weight of O2 अपॉन वेट ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28. N का 14 होता है, O का 16 होता है, तो N2 का हो गया 28 और O2 का हो गया 32 है ना. तो N2 O2 अपॉन N2 गिवन है 1:4, तो 1:4 into 28/32, 4 7 जा, तो ये आ गया 7/32. क्या ये सबको समझ में आया? ये जेई का Yes, क्वेश्चन ma'am. है लेकिन आसान है.
ठीक है, एक बार देखो सब लोग क्लियर है? Yes, ma'am. डन, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है 2002 का, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन 560 grams of Fe, बताओ, जिसमें Fe का मास दे रखा है 56 grams per mole। 6 into 10 की power 24. ऑप्शन तो लिखने दे। ये 2002 का क्वेश्चन है AIEEE का। हमारे पास 560 ग्राम्स ऑफ आयरन गिवन है, आपको बताना है Both A and B. मैम बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। वेरी गुड। यहाँ पर आगे इज लिखना था, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम्स ऑफ आयरन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये लिखना था है। 5 में 2% पट्टी लगवाना चाहता है, 2 चिमटी मारता है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 1 पट्टी लगाया जाता है। सबको आया समझ में? बोथ ए एंड बी, बाकी लोग का हुआ सॉल्व। ऊंचाई है 560 ग्राम्स ऑफ आयरन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हुए? 5 वर्ष से अधिक उम्र की आयु 10 है ना। तो ठीक है, तो हमारा जो है 10 मोल्स ऑफ आयरन है, तो नंबर ऑफ एटम तो तभी सेम होंगे, नंबर ऑफ मोल सेम है, सीधा एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, 70 ग्राम्स नाइट्रोजन, एक एन का मास कितना होता है? 14। तो 70 ग्राम्स नाइट्रोजन में मोल्स कितने होता है? मास अपॉन 14, यानी कि 5 मोल्स हो गए, ट्वाइस दैट ऑफ 5 मोल्स, यानी कि 10 मोल। ये वाला ऑप्शन ए करेक्ट है? Yes, ma'am. वेरी गुड। यस मैम। और हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम्स हाइड्रोजन, वो भी चेक कर लेते हैं, मोल्स कितने होंगे हाइड्रोजन के? देखो इन्होंने हाइड्रोजन लिखा है H, इन्होंने H2 नहीं लिखा, इन्होंने N2 नहीं लिखा, सिर्फ H लिखा है, ठीक है। तो 20/1 लेना होगा इधर। ये वाला समझ में आया? इन्होंने क्या यहाँ पर हेरफेर करी? हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, नाइट्रोजन गैस लिखते, उन्होंने वो नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ N लिख के दे दिया, तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ N लिखा, तो सिर्फ आप 14 लोगे, N2 लिखते तो आप 28 लेते, H2 लिखते तो 2 लेते मास, सिर्फ H लिखा है तो 1 लिया आपने। 1 लेंगे। तो इसके मोल्स कितने आ गए? 20/1, 20, और हाफ ऑफ 20 कितना होता है? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो गए। क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? No, ma'am. सो फार सो गुड। Yes. चलो, आज की क्लास हम लोग बच्चों यहाँ ओवर करते हैं, ठीक है। विल मीट, हमारा टाइम टेबल आ जाएगा, आज कल में हमारा टाइम टेबल आ जाएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन,
मोशन, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गेल-यूसैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल है कि गैसेस किस रेशियो में कंबाइन करते हैं, जिससे हमारे सारे लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज की क्लास थोड़ी मैथमेटिकल ज्यादा थी, नेक्स्ट क्लास विल बी थ्योरी बेस्ड, ठीक है। तो सब लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, मैं स्टेप ऐप का लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप पर, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर। Thank you, ma'am. Have a good day. बच्चे। Bye.